हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बात करें कि नॉर्मली जो हम गुणनफल करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन को यदि हम टारगेट करें तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है x+4 और x+10। तो नॉर्मल हम कैसा गुणा करते हैं, पहले कोष्ठक की पहली संख्या बाहर लिखी और दूसरा कोष्ठक पूरा लिख दिया। इसके बाद पहले कोष्ठक की अब बची संख्या बाहर लिख दी, उसके बाद दूसरा कोष्ठक ज्यों का त्यों लिख दिया फिर से। ये देखिए, अब इसके बाद x का गुणा इसमें किया तो x वर्ग और x का 10 में किया तो 10x। इसके बाद 4 का x में किया तो 4x और 4 धाम 40। इसके बाद x वर्ग 10 और 4 14x प्लस 40। तो ये हो जाएगा गुणनफल। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं, लेकिन अब हमें साधारण गुणा ना करके उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। तो सर्वसमीकरण बहुत सारी होती हैं, कहने का मतलब सर्वसमीकरण ढेर सारी होती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे इतनी सारी सर्वसमीकरण होती हैं और 2.5 में जितनी यहाँ पे लगनी है ये सभी सर्वसमीकरण लगनी है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें अलग अलग सर्वसमीकरण लगनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना ये होगा कि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ कौन सी सर्वसमीकरण लगनी है, तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। क्योंकि पहली बात ये समस्या होती है सभी स्टूडेंट्स को कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगानी है। याद तो उन्हें सब रहेंगी, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सी लगानी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी होता है कि बड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कैसे पता लगेगा। तो आइए अब हम इन सभी सर्वसमीकरणों के आधार पर पैटर्न डिसाइड करते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम सर्वसमीकरणों को देखेंगे। और एक बात और याद रखिए, आपको ये सर्वसमीकरण याद नहीं करनी है। ये सर्वसमीकरण जो जितनी भी सर्वसमीकरण होती हैं या गणित के फॉर्मूले होते हैं, वो आपको अभ्यास के साथ ही याद होते हैं। इस तरीके से आप रट लोगे तो फिर कुछ समय बाद भूल जाओगे। और अगर आप इन सर्वसमीकरणों के साथ खेलोगे, यानी कि इनका अभ्यास करोगे, बार बार इनका प्रैक्टिस करोगे, तो ये सर्वसमीकरण आपको याद रहेंगी। तो सीधी सी बात ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन पर, ये आपको याद रहेंगी। तो इनको याद नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अब जो हमारी समस्या है वो ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगनी है। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों में आपको अलग अलग पैटर्न निर्धारित कर लेना है। कैसे निर्धारित करोगे? जैसे आप यदि ध्यान से देखो तो सवाल तो होते हैं 3 या 4 प्रकार के जिनमें सर्वसमीकरण लगेगी। उसमें से पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार देखिए ध्यान से, ये आपको शुरू से लेके 1 से लेके 4 तक के जितने भी आपको ये सवाल दिख रहे हैं, 1 से लेके 4 तक के ये आपको सवाल 4 सवाल दिख रहे हैं ना, इन चारों सवालों में एक ही सर्वसमीकरण लगेगी। अब मुझे ये कैसे पता चला, आइए सीखते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो 4 सवाल हैं इनका पैटर्न बिल्कुल एक सा है। अब आप कहेंगे कि कैसे एक सा है, आइए देखते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसके पहले कोष्ठक की पहली संख्या और यहाँ पर भी इसके कोष्ठक की पहली संख्या दोनों समान हैं, जबकि दूसरी संख्या अलग अलग है। देखिए, ऐसा ही दूसरे सवाल में भी है। पहले कोष्ठक की पहली संख्या देखिए समान है, ये भी समान है, यानी पहली और पहली संख्या तो समान है। अगर पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और दूसरे ब्रैकेट की भी पहली संख्या देखी जाए तो बिल्कुल समान है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, लेकिन दूसरी संख्या अलग अलग है। सेम टू सेम यहाँ भी है। पहले कोष्ठक की पहली संख्या, यहाँ पर भी दूसरे कोष्ठक की पहली संख्या बिल्कुल समान आपको मिलेगी, लेकिन दूसरी संख्या भिन्न भिन्न होगी।
बिल्कुल चौथे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। पहले कोष्टक की पहली संख्या आपको बिल्कुल समान मिलेगी, यहाँ पर भी ये पहली संख्या आपको समान मिलने वाली है, लेकिन दूसरी संख्या अलग अलग है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यदि किसी कोष्टक में पहली संख्या, यदि किसी दो कोष्टक हैं, जैसे मान के चलिए ये दो कोष्टक हैं, पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक। अब पहले कोष्टक की जो संख्या है, पहली संख्या, वही दूसरे कोष्टक में भी है, ये देखिए, लेकिन उसके बाद का पद अलग अलग है। इसे मान लेते हैं a और इसके बाद का जो पद है इसे मान लेते हैं b। तो सवाल किस टाइप का बना? x प्लस ए और x प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार लिखना है x वर्ग, इसके बाद आपको लिखना है x, इसके बाद लिखना है आपको प्लस ए बी और ब्रैकेट में प्लस लगा के a प्लस बी। कैसे आपको याद करने की ये ट्रिक है, यानी कि इसको समझने के आधार पर इसका जो भी इस तरीके से यदि फॉर्म में सवाल दिया है, जिसका पहला जो कोष्टक की पहली संख्याएं हैं वो समान हैं लेकिन दूसरी संख्याएं अलग अलग हैं, तो उसका आंसर ये होगा एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। फिर से समझिए, अगर आपको पहले कोष्टक की पहली संख्या जो दी गई है वही दूसरे कोष्टक की पहली संख्या है, लेकिन उसके बाद के जो मान हैं वो अलग अलग हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उसका आंसर होगा एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी माइनस वाली सर्वसमीका भी होती है, लेकिन हम लोग माइनस वाली सर्वसमीका याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्लस वाली याद कर ली है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे देखिए a का मान आपका 4 हो गया और b का मान कितना हो गया 10। बाकी x तो सेम टू सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, लेकिन a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 10। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि a का मान 8 है, लेकिन b का मान हम 10 लेंगे कि -10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस प्लस था तो ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस था तो a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 10। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में a का मान 8 है, क्या b का मान भी 10 होगा? तो आंसर है नहीं। इस बार माइनस चिन्ह लगा है तो b का मान हम -10 ले लेंगे और इस तरीके से हमें माइनस की सर्वसमीका याद ही नहीं करनी होगी और हम बिना माइनस की सर्वसमीका याद करे इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको a का मान लेना है 4, लेकिन b का मान आपको लेना है -5 और x का मान तो 3x हो जाएगा इस बार, क्योंकि ये जो समान रहता है दोनों में वही x कहलाता है। जरूरी नहीं है कि x x ही रहे, इस बार आपको x का मान 3x दिख रहा होगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, इसमें भी आपको x का मान इस बार बाई वर्ग मिलेगा, क्योंकि यही समान है। a का मान 3/2 होगा और b का मान -3/2 होगा। तो ये है एक पैटर्न। तो इस तरीके से हम सवाल को समझ सकते हैं। तो ये तो होगा सवाल का समझना। अब इसके बाद हम पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब उसके बाद सवाल को पहचानना है कि ये उस तरीके का सवाल है जिसमें केवल इनके दूसरे मान अलग अलग होते हैं, पहला मान समान होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अलग अलग हैं उनको a और b मानेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना a बराबर, बताइए क्या मानोगे आप? a बराबर आपका होगा 4 और b बराबर कितना होगा 10। ये a और b आपका हो गया, ये a हो गया और ये b। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप -10, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो माइनस हम लिखते, लेकिन प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो सर्वसमीका होती है वो क्या होती है? सर्वसमीका होती है कि अगर इस तरीके से हो x प्लस ए और x प्लस बी, ये हो अगर, तो इसका आंसर होता है x वर्ग प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी।
ये होता है। तो अब क्या करेंगे हम, x प्लस a यानी कि x प्लस 4 और x प्लस b यानी x प्लस 10, यही है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम साइड में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो x प्लस 4 और x प्लस 10, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पे है। तो पहले क्या करना है, x वर्ग कर दीजिए। तो हमारा x तो x ही है, इसलिए हम यहाँ पे x वर्ग कर देंगे। उसके बाद a प्लस b है, तो ब्रैकेट में a और b के मान रखेंगे। a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 10, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4 प्लस 10। और उसके बाद लिखेंगे x प्लस a इंटू बी। तो a और b का गुणनफल करेंगे, तो 4 गुणित 10, a का मान है 4 और b का मान है 10। अब इसको लिखेंगे x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर x वर्ग, 10 और 4 कितने हुए 14x और प्लस 4 धाम 40। तो ये आ गया हमारा गुणनफल सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ये तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर्व समीकरण के इस्तेमाल से हम जल्दी से जल्दी आंसर ले आते हैं, लेकिन चूँकि गुणा हमारा जो नॉर्मल गुणा होता है वो प्रैक्टिस में ज़्यादा आ चुका है, इसलिए वो जल्दी आ जाता है। लेकिन अभी आप क्या होगी कि सर्व समीकरण लगाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे चल के आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे कि हमने नॉर्मल गुणा किया हुआ था और ये आप देख सकते हैं, तो उसका आंसर x वर्ग प्लस 14x प्लस 40, जो कि x वर्ग प्लस 14x प्लस 40 दोनों से सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के आंसर समान आते हैं, चाहे आप सर्व समीकरण से कर दें और चाहे आप किससे करें, सर्व समीकरण के अलावा क्या होता है गुणा करना। तो हमने जो सर्व समीकरण लगाई है वो आपको याद रखनी है, ये सर्व समीकरण है। तो आप यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हैं कि सर्व समीकरण, और ये अब लिखी ही है सर्व समीकरण। तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे माना और a और b के मान निर्धारित करेंगे। चलिए बताइए a का मान कितना होगा, a का मान होगा 8 और b का मान कितना होगा -10। तो a का मान हो गया 8 और b का मान हो गया -10। अब हम करेंगे सर्व समीकरण का इस्तेमाल। तो पैटर्न पहचानना है कि क्या है, तभी हम सर्व समीकरण लगाएंगे। तो पैटर्न है कि पहली संख्या समान है लेकिन दूसरी संख्या अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि x प्लस a है और x प्लस b है। सर्व समीकरण प्लस की लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या होता है x वर्ग प्लस a प्लस b। आपको साथ साथ बोलते भी जाना है, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगी ये a प्लस बी, x प्लस a इंटू बी। अब इसके बाद x प्लस a यानी कि x प्लस 8 और x प्लस b यानी कि x माइनस 10, यही लिखना है, क्वेश्चन लिख देना है सीधा। x वर्ग प्लस a प्लस बी एक्स। तो a का मान कितना है 8 है ना, तो a की जगह पर 8 रखेंगे, प्लस है और b कितना है -8, तो फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा और b की जगह पर कितना आ जाएगा 10। उसके बाद x और a इंटू बी है, a का मान कितना है 8, इंटू का मतलब गुणा, और b का मान कितना है -10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 8 और x माइनस 10 बराबर के नीचे बराबर। इसके बाद x वर्ग, 10 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2x और 8 धाम 80, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 धाम 80। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहला और दूसरा प्रश्न अच्छे से कर लेंगे।